हौसला सब्र दोनों की शिद्दत ज़रूरत है, इसकी मदद करना, इसका दुख कम करना मेरे मौला। जब से एजल और अमला की डेथ का पता चला था, वो बेसुकूनी सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। मन कर रहा था कि इसके पास चला जाए, लेकिन न जाने वो कैसे रिएक्ट कर। शिट, जाना को सोचने में वो इतना मगन था कि सामने ना देखा। इससे पहले गाड़ी औरतों से टकराती के ऐन वक्त पर उसने मोड़ काटते ब्रेक लगाई और जल्दी से निकला इन औरतों की तरफ बढ़ा। आप ठीक तो है? आई एम वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो सच झुका शर्मिंदगी से गोया हुआ। उसे भूल जाओ, वो गमजादी है। इसकी जात से जुड़कर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। वो गमजादी सबकी बर्बादी है। वो मार डालेगी तुम्हें, तुम्हारे अपनों को। उससे दूर हो जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। शफकत भरा हाथ इसके सर पर फेरते हुए मुस्कुराई तो शहाब ने नासमझी से इनकी तरफ देखा। वो औरतें नहीं थी, वो हिजड़े थे। काफी बुजुर्ग थे। अल्लाह की इस मखलूक के चेहरे पर नूर ही नूर था। वो अकीदत से इसके हाथ की पुष्ट पर लब रख गया। मैं कुछ समझा नहीं। वो उलझा। मुमकिन है कि तुम्हारी मौत इसके हाथों को इसकी आंखों में देखते धीमे लहजे में बोली शहाब ने पुरसोच अंदाज में इन्हें देखा और वो उलझा था। वो तुम्हारी क्या किसी की नहीं है। इसकी मंजर कुछ और है। अपने मकसद के लिए वो बनाई गई है। वो गमजादी है। वो ना समझ लड़के तुम इनके बीच आए हो, तुम्हें हटना होगा। आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं है। शहाब ने नफी में सर हिलाया। जाओ, लौट जाओ, इस रास्ते से पलट जाओ। यहाँ दहशत है। इस ऐसी दहशत के देखते ही कलेजा मुंह को आ जाए। लौट जाओ। वो कहते वहां से जा चुके थे, लेकिन वो वहीं इनकी बातों पर गौर कर रहा था। इस उस इनकी बातें हकीकत नहीं थी। वो मुंह बनाकर बालों में हाथ चलाते गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी भगा ले गया। अभी तो मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था। अभी मोहब्बत को समझना था, जानना था। मोहब्बत का सरूर, मोहब्बत की तासीर जाननी थी। मगर मोहब्बत शुरू होने से पहले ही इसकी किस्मत में जुदाई लिख दी गई थी। इसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। वो सजदे में गिरे, परेशानी जमीन पर टिकाए, आंखें मोड़े सुकून की भीख मांग रहा था। आज तक उसने कोई नमाज कज़ा ना की थी, ना हाजिम और अमन ने करवाई थी। उसे यकीन था कि खुदा से तलक मजबूत रखो तो मुसीबतों को झट से हल किया जा सकता है। खुदा साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान लगती है। खुदा को याद रखो तो वो हमें याद रखता है। या खुदा आज तेरे इस गुनाहगार बंदे को सुकून बख्श दे। इसकी जुदाई से दिल में जो हशर बरपा है उसे पुरसुकून कर दे। तेरे फैसले दिल जान से कबूल है मेरे मालिक। या तू सांस रोक दे। इसकी जुदाई से दिल में जो हशर बरपा है उसे पुरसुकून कर दे। तेरे फैसले दिल जान से कबूल है मेरे मालिक। या तू सांसें रोक दे, या अजियत कम कर दे। आंखों से चंद कतरे जा नमाज पर जज्ब हुए। वो आंखें खोलते उठा, जाए नमाज तय करते इसकी जगह पर रखी और बालकनी में आ बैठा। दिल खासा पर सुकून था। चेहरे पर सुकून की लहरें थी। आंखें बंद करके गहरी सांस खुली हवा में खारिज करते वो वहीं पड़े सोफे पर बैठा डायरी उठाई। और वो डायरी बचपन से इसके पास थी, जिसमें वो अपने दिल की बात लिखा करता था। एजल से निकाह के बाद वो उसे भूल ही गया था, लेकिन आज तन्हाई में वो फिर इसकी हमसफर थी। सुनो जाना, तुम मुझे रोता बिलखता सिसकता देखना चाहती थी। ले आई जिंदगी इस मकान पर भी। यहाँ अक्सर बेशतर मेरी आंखों का गुस्ल होता रहता है। जहाँ लोग तो सोचने पर मजबूर हैं इस बंदे को परेशानी क्या है। ऐश आराम है, दौलत शोहरत इज्जत सब है। क्या बताऊं इन्हें, मुझे तुम्हारा रोग अंदर से खा रहा है। पिछले कुछ घंटों में किस कदर बीमार हूँ, अंदर भी नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी कब्र की मिट्टी तक नहीं मिलेगी। मुझे जाना, ये कैसा जुल्म था। रूपोश हो गई हो जाना। मनो मिट्टी तले किसी दरगाह का फकीर आशिक कर बैठा। एक गमज़दी से उसे नहीं था इल्म। इश्क करना आज के दौर में सख्त सजा है। क्या बताऊं इस दिल नादान की लगामें खाना काबा से हो और बातें तुम्हारी आंसू गुलाब काबा तुम्हारे नाम पर तर्क कर रहे हैं क्या। लेकिन क्या कहूँ, मजीद लिखा नहीं जा रहा मुझसे। आंखें बंद हो रही हैं। देखो ना, मेरा कमरा अंधेरों की आदी हो गया है। कलम बंद करते वो सोफे में सर अटका गया।
रात की तारीखी हर सो फैली थी, वो भी कमरे में बंद पुरसुकून सी सोई थी कि अचानक किसी ने इसके हाथ पांव को जंजीर से बांधते कुर्सी पर पटका। वो चीखने को मुंह खोलने लगी कि उसने जवेरिया के मुंह के अंदर उसी का स्टॉलर ठोस दिया। हम जंजीर पर लगे कांटे नुमा चीजें उसे जख्मी कर रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी आवाज मुंह में ही कहीं दब जाती थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आपका अंजाम इतना हौलनाक होगा कि दुनिया का हर बुरा इंसान कांप उठेगा। मास्क पहनकर वीडियो रिकॉर्ड ऑन करते, वो मोबाइल साइड पर रखते मुसलसल इन्हें सुर्ख अंगारों से घूर रही थी। थप्पड़ मारा था ना एजल को। एजल ने उसे बताया था कि जवेरिया खान ने उसे थप्पड़ मारा था जाना से मिलने पर। वो इनका सीधा हाथ पकड़ते सवाल गो हुई तो जवेरिया ने हैरानी और खौफ के मिले जुले तासर से उसे देखा कि अचानक फिजा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, क्योंकि वो इनका हाथ ऐसा ऐसा आरी से काटने लगी। खून का फुहारा इसके कपड़ों को रंगीन करते जमीन को सुर्ख कर रहा था। हल के बाल चलाते वो अपने आप को छुड़वाने के लिए झपट रही थी। आपको दर्द महसूस हो रहा है? ये दर्द नहीं है। जब आपने उसको मारा होगा उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। पूरे गोश्त को काटते वो घरघाई। कलाई पकड़ जब अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं तो जानती हैं कैसे महसूस होता है ऐसे। उसने एकदम जोर से कुल्हाड़ी से इसके बाजू को जिस्म से अलग कर दिया कि रो रो कर तड़प कर वो दर्द की शिद्दत से हुलवी में जाने लगी थी। ना सोना नहीं है, अब भी बहुत से हिसाब क्लियर करने हैं। आपने मेरे बाबा को धोखा दिया। इनके दर्द का अंदाजा है आपको? इनके बालों को जोर से खींचते वो इनके मुंह पर धाड़ी के जवेरिया ने सुर्ख रोती हुई आंखों में इल्तिजा लिए से देखा। जाना का पागलपन देख इनकी सांसें रुक रही थी। अरे क्या हुआ आपको? आपकी सांसें क्यों खड़ रही हैं? इनके मुंह से कपड़ा निकालते वो इसकी आंखों में दर्द भरा खींच कर सांस लेती वो इसके सामने कांपता हाथ उठाए माफी की तलबगार थी। माफी कैसे माफ कर दूं? कैसे? बाबा के साथ जो किया सो किया, लेकिन हम तो आपकी औलाद थे। हमारे साथ जुल्म करते आपका दिल न कांपा? मैंने सुना था माँ तो बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो आप कैसी माँ है? आपका दिल ना फटा? ना मेरी बहनों की मौत की खबर सुनकर दर्द छोड़े क्या? इंसानियत के नाते ही जरा अफसोस ना हुआ आपको? मेरी बात सुने, आपको सुनना होगा। आप जा नहीं सकती। वो सुने ना मामा, अपने गुनाह सोचते इनका दिमाग मफलूज हो चुका था। सांसें धीमी पड़ने लगी थी। इसको दर्द से तड़पते देख दिल की धड़कनें मुंजमद हो चुकी थी। इनको बेजान देख वो इनके गाल थपथपा दाढ़ी अब एक बार फिर तनहा कर गई। सब कहते हैं माँ बाप बहन भाई ही अपने होते हैं। भाई मेरा है नहीं, माँ वो तो दुश्मन से बदतर निकली। बाप वो दूसरों की जिंदगियों से खेलता था और इसका असल ये निकला कि इनकी बेटियां बर्बाद हो रही हैं। बाप का क्या, वो भुगत रही बच्चियों की इर्द माओं की बद्दुआएं हमें निगल गई। हमारा वजूद रेजा रेजा कर गई। आमना तुम कहाँ हो? वो पागलों की तरह सफेद पर्दों में छुपी आमना से मुखातिब हुआ। वो उसे ढूंढ कर थक चुका था। मन ढूंढो मुझे, मैं पास हूँ, तुम्हारे बहुत पास। उसे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी और पायल की झनकी। इससे पहले वो फिर जो दूर जाती वो उसे कलाई से पकड़ता अपने मुकाबले किया। वाइट लॉन्ग फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, आंखों में काजल, गुलाबी होंठ पर जानलेवा मुस्कुराहट, पाँव में पहनी पायल, वो उसे पागल कर देने को थी। वो इसके सामने चुटकी बजाते हंसी और इसकी हंसी में ही खो गया। जाने कितने दिन बाद इस दुश्मन जान का दीदार नसीब हुआ था। आंखों की प्यास बुझाए नहीं बुझ रही थी। देख रहा हूँ कि जिंदगी अगर दोबारा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। रग रग में सुकून की लहर दौड़ जाती है। आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए वो इसके चेहरे पर झूलती आवारा लट्टों को कान के पीछे कर गया। इसके हाथों का लम्स पाकर इसकी बैकबोन में सनसनी पैदा हुई। ठंड बहुत है, तुम नाजुक जान यहाँ क्यों हो?
اس کے یکتا بخت گلابی گالوں کو سہلاتے وہ تشویش سے اسے دیکھنے لگا۔ آمنہ نے نیم نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تو میرا یہی بسیرا ہے مان، ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں تنہا رہنے نہیں دینا چاہتی، لیکن میں مجبور تھی۔ نیلی آنکھوں سے سمندر بہنے لگا، گلابی ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی تکلیف کو خود پر محسوس کر کے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ سکون کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی، ہونٹوں کی مسکان مزید گہری ہوئی، تشکر سے آنکھیں نم ہوئی۔ میں تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے اپنے ساتھ۔ وہ اس کی پشت لانے لگا، لیکن سینے میں سانس تو تب اٹکی جب وہاں کسی کو موجود نہ پایا۔ اپنے خالی بازوؤں کو دیکھ اس کا دل ڈر کے مارے زور سے دھڑکا۔ آمنہ جان، مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کہاں ہو آمنہ؟ سامنے آؤ یار، میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ تمہاری سانسیں میری سانسوں کی وجہ سے میری سانس رک رہی ہے۔ آمنہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس بھرتے وہ تڑپنے لگا کہ آمنہ کا دل پسیج گیا۔ آمنہ! ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے اٹھتے وہ جھپٹا، لیکن وہاں نہ تو وہ پرسوس ماحول تھا، نہ ہی آمنہ کا نام و نشان تھا۔ اس کی چیخ سن کر ڈاکٹر، نرسیں اندر آئیں اور اسے ہوش میں دیکھ سب نے شکر کا سانس لیا۔ تھینکس گاڈ سر، آپ کو ہوش آ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اسے گمسم دیکھ ڈاکٹر نے پوچھا تو امن نے سرخ لہو رنگ آنکھیں ان کی جانب گھمائی تو ڈاکٹر کا سانس رکا۔ مجھے یہاں آئے کتنے دن ہو گئے؟ اسے یاد تھا کہ آمنہ کو اس نے نیچے گرے دیکھا تھا، پھر کیا ہوا وہ انجان تھا۔ 1 منتھ سے، ڈاکٹر نے کہا تو امن نے شاخ سے اسے دیکھا۔ 1 مہینے سے وہ بیرون ملک تھا۔ آمنہ کیسی تھی؟ اور وہ خواب میں اس کو تنہا کیوں کر گئی؟ اس کی کیا مجبوری تھی؟ اپنے بالوں کو کھینچتے وہ بیڈ پر بیٹھا۔ سو سوال تھے، جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں اس کی سیکورٹی انچارج نے اس کے پاس آتے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ ہیلی ریڈی کرو، پاکستان جانا ہے۔ چھت کو گھورتے وہ مختصر سا بولا اور سر ہلا کر واپس پلٹا۔ میسم کو بھی امن کے ہوش میں آنے کی خبر دینی تھی۔ سکون اور عشق، وہ بھی دونوں ایک ساتھ۔ رہنے دو غالب، کوئی عقل کی بات کرو۔ حشاب، تم جلدی سے خان پلس پہنچو۔ یہ رہا خان پلس کا نقشہ، پچھلے دروازے سے جانا اور شازن کو مار کر خفیہ راستے سے نکل آنا۔ میں وہیں ملوں گا، ویسے بھی وہاں ریڈ پڑنے والی ہے۔ اسے نقشہ پکڑاتے عالم شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جانا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے نقشہ دیکھتے کہا تو عالم شاہ صحابت میں سر ہلایا۔ جانا ایک بار یہ گدی مل جائے پھر تم بھی میری حکومت بھی میری رہنی کی طرح رہو گی۔ تمہیں وہ دل ہی دل میں جانا سے مخاطب ہوا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شانزی اس کے بعد نہ روئی تھی۔ گاؤں والوں کو رہنے کے لیے وہ ان کے گھر بنوا چکی تھی۔ جانا نے خود کو بزنس میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کھانا بھی اسے شانزے کھلاتی تھی۔ ارسل بھی آتا تھا، شانزے کو ہنسانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بس مسکرانے پر غفلت کرتی۔ شازن کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ انہوں نے شانزے اور جانا سے معافی مانگ لی تھی۔ شانزے تو روتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی، لیکن جانا وہ بے حس بنی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے ان کے یہ آنسو بھی کوئی سازش لگتے تھے، چاہ کر بھی وہ اب کسی پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ حازم نے کافی بار شانزے سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ میسم بھی بزنس میں خود کو الجھا چکا تھا، لیکن اس دشمن جان کی جانیں تھی کہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ بہنیں تو ٹوٹی بکھری تھی، مگر ان بھائیوں کا بھی کچھ سلامت نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس سے ملنے خان پلس میں موجود تھا۔ ملازمہ کو شانزے نے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن حازم کی اب بس ہوئی تھی، اس لیے بنا جانا کا لحاظ کیے وہ روم کی طرف بڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے نظریں گھمائی تو وہ اسے نماز پڑھ کر اٹھتی نظر آئی۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کی کلائی کو اپنی آئینی گرفت میں لیتے وہ اسے دیوار سے پن کر چکا تھا۔ مجھ سے نہ ملنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تم میری یوں ہر روز نظر انداز کرنے سے جانتی ہے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ تمہاری بہن نہیں رہی، مگر اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں ہجر کے انگاروں پر گھسیٹ رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں گڑگڑایا۔ شانزے نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سے، اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جاننے والے کو کون روک پایا ہے؟ شازو، تم تکلیف میں ہو میں جانتا ہوں، لیکن سوچو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ تمہاری یہ حالت دیکھ، تمہارے پاس جانا ہے، شازن انکل ہے،
शाजिम अंकल है, लेकिन इसके पास क्या है? वो तो तन्हा है। तुम्हें उदास देखकर ही वो उदास होगी और तुम्हारी खुशी ही इसकी मुस्कुराहट का सबब बनेगी। वो इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते प्यार से बहलाने लगा, नरमी से समझाने लगा। क्या तुम चाहती हो वो रोए, उसे तकलीफ हो? इसका गाल अंगूठी की मदद से चलाते वो धीमे लहजे में सवाल गो हुआ तौकीक के मुताबिक उसने नफी में सर हिलाया। तो हंसा करो मेरी जान, हंस कर मुस्कुरा कर इसको याद करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इसकी पेशानी पर नरमी से लब रखते वो उसे खुद में शिद्दत से भेज गया। शाज़िम के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट झलक दिखाती गायब हुई। ये वक्त इस तरह उदास होने का नहीं है। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी ताक में है। वो तो तुम्हें कमजोर जानकर हमला करने की साजिश किए बैठे हैं। वो उसे सीने से लगाए दीवार से पुष्ट अटका गया। शांति ने सर उठाकर उसे देखा। कर्नल के साथ तुम लोगों का कोई प्लान था? वो इसकी नाक पर लब रखते सवाल गो हुआ। शांति ने साबत में सर हिलाया। हम अंडरवर्ल्ड के बादशाह को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वही हमारा दुश्मन था। इस सब में कर्नल और एजेंट आईना भी हमारे साथ थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से जाना ने इनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। शाहज़े के बताने पर उसके वजीह चेहरे पर परेशानी के तासर नुमाया हुए। शुरू से ही वो तुम्हारे जरिए बादशाह तक पहुंचना चाहते थे और फिर तुम्हें और बादशाह को एक साथ पकड़ने का इरादा रखते थे, और आज वो यहाँ रेड करने वाले हैं। पुलिस स्टेशन से मिली सारी इन्फॉर्मेशन वो उसे बताने लगा। शाहजी ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो हमारे साथ था। धोखा था यार, इनकी नज़र में तुम भी एक खतरनाक किलर हो, और तुम्हारी नज़र में। शाहजी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जो हाजिम ने चौंक कर उसे देखा। मेरी नज़र में तुम एक बेहद हसीन खूबसूरती से बनाई गई। इसके बालों की लट को उंगली में लपेटे वो भारी सरगोशी नुमा आवाज में कहते जुमला अधूरा छोड़ा। शांति की पलकें शर्म से झुकी, चेहरे पर गुलाल बिखरा, होंठ पर शर्मगीन मुस्कुराहट खिलने लगी। चुड़ैल हो। शरीर नजरों से उसे तकते वो कहका लगाकर हंसा, और जो शर्म से नजरें झुकाए शर्मा रही थी, इसका शोशा सुनकर खुनखार नजरों से उसे घूरने लगी। मैं जान सकती हूँ तुम्हारी इन फालतू हरकतों का मतलब। अंधेरे कमरे में तीन सोफों पर वो तीनों नफूस बुरजबान थे। सिरगट का कश लगाते जाना ने गुस्से से सुर्ख नजरों से इन्हें देखा। वो दोनों नफूस गड़बड़ा गए। जरूरी था, वरना मैं ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं। पहले नफूस ने जल्दी से कहा, जबकि दूसरे के इम्तिहान में जरा बराबर कमी नहीं आई थी। मेरा तो कुछ और करने का इरादा था जान, मगर इस वक्त मुझे सच में कुछ खबर नहीं थी। दूसरे नफूस ने सोफे पर अटकते कहा तो उसे घूरने लगी। दिल तो कर रहा है तुम्हें एक थप्पड़ लगाओ। जाना ने लब दबाते मसमूई संजीदगी से कहा, तो वो दोनों नफूस हंसे कोशिश करके देख लो जानी। वो दोनों एक साथ बोलते उसे हंसने पर मजबूर कर गए। खैर बहुत हंस लिया। कर्नल ने धोखा किया है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा, और शानजे को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। पहले वो काफ़ी वीक है, टेंशन लेगी तो मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो नफूस संजीदगी से गोया हुआ तो जाना ने साबत में सर हिलाया, और वो तीनों प्लान डिस्कस करने लगे। अभी तक सो रहे हो? नफासत से सजी इस रूम में अंधेरा किए वो शख्स जहाजी साइज बेड पर खूब खरगोश के मज़े ले रहा था कि उसने गिलास वॉल से पर्दे हटाए। सूरज की तेज़ रोशनी बेड पर सोए वजूद के चेहरे पर पड़ी तो उसने मुंह का जाविया बिगाड़ते तकिया उठाते मुंह पर रखा, लेकिन एकदम जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने झटके से तकिया पीछे किया और गिलास वॉल के साथ खड़े नफूस को देखने लगा, मगर सूरज की तेज रोशनी ने ऐसा होने ना दिया। आंखों पर हाथ रखते वो बेड पर से उठा, हाथ हटाते सामने खड़े नफूस को देखते उसे यकीन ही ना आया। उसे लगा वो खुद ख्वाब देख रहा है। कंफर्म करने के लिए हाथ बढ़ाते इसके गाल को छुआ, वो हकीकत में इसके सामने मौजूद है। इसको बेयकीन देख वो इसके गले में बाजू का हार बनाते इसकी नाक से नाक मिस कर गई। यकीन हुआ मीसम साई। वो खिलखिला कर हंसी तो मीसम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायर करते उसे खुद में भेजते इसकी गर्दन में मुंह दिया। इसकी खुशबू महसूस करते इसके तड़पते बेकरार दिल को जैसे करार आ गया। उसे बाहों में समेटे कैसे पूरी दुनिया का सुकून इसकी बाहों में आ समाया हो। खुशी से इसकी आंखें नम हुई। है क्या हुआ सड़े करेले?
वो जो इसके गिर्द बाजू बांधे पुरसुकून थी कि गर्दन पर कुछ गीला महसूस होता चौंक गई कि वो इसकी गर्दन को हाथों में दबोचे गिलास बॉल से लगा गया और लहू रंग निगाहें इसके खूबसूरत चेहरे पर टिकाई। मेरे साथ इस तरह का बेहुदा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, वो सुर्ख चेहरे, माथे की रगें खतरनाक हद तक फूली हुई थी। वो धारता एजल की जान हवा हुई। अल्लाह के बंदे, इतने दिनों बाद जिंदा मिली हूँ, अब क्या सच में मारने का इरादा है तुम्हारा? इसके हाथों पर अपनी नाजुक हाथ रखते वो घगिया उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा। मौत का ड्रामा करते तुम्हें जरा शर्म ना आई? इजी लोड, तुम जानती हो मेरी क्या हालत हो गई थी ये सोचकर ही कि तुम आप उसे बोलते हुए भी तकलीफ हुई। उसे नरमी से छोड़ते वो पीछे हुआ और जरूरी था, अगर वो सब ना करती तो आज मैं यहाँ ना होती। एजल ने गले पर हाथ फेरते कहा। तो मीसम ने संजीदगी से उसे देखते आबरू चुकाई के क्या वजह थी? 1 महीने पहले। एजल, तुम वहां जाना मगर ख्याल से, ऐसा ना हो कि यूं ही मुंह उठाए चल देना। खतरा है वहां वो दरिंदे न जाने क्या कर दे। आमना ने पार्टी के लिए तैयार होते एजल को कहा, जो गौर से उसे देख रही थी। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। एजल ने मुस्कुरा कर कहा, कोई नहीं, संभाल लोगी। हाँ, इसने बाहर से किसी को अंदर बुलाया। हीरा, इससे मिलो, ये है एजल जिसके चेहरे का मास्क तुम्हें लगाया गया है। तुम इसकी जगह ज्यादा खतरा टल जाए तो एजल तुम वहां जाओगी, वरना वहां जाने का सोचना भी मत। आपने ने तनबिया करती नजरों से उसे देखा, जो हुर्क बनी हीरा को देख रही थी, जो बिल्कुल इसके जैसे लग रही थी। इसकी खूबसूरत सूरत देख आमना ने हीरा का मास्क उतारने का इशारा किया तो हीरा ने मास्क उतारा। ईजा की सांस में सांस आई। शुक्र, वरना मुझे लगा कि मेरी कोई जुड़वा तीसरी बहन भी है। तुम पागल हो? आमना ने उसे घूरा। वो हंसी। अच्छा, तुम जाओ, ये आती है, आमना ने कहा तो हीरा बाहर को बढ़ी। एजल ने इसके करीब आई। ये कब किया तुमने है? वो आंखें सिकुड़ा कर पूछने लगी। मैंने कब किया? असल ने किया। निकम्मा बैठा रहता था तो मैंने तुम्हारा, मेरा और शांति का मास्क बनवाया था, जिसकी अभी हमें जरूरत भी पड़ गई, और अरसल ने अपना हुनर भी दिखा दिया। आमना ने कहते कंधे उचकाए तो वो इसके साथ लगी। अच्छा, वो पेन रख ली ना साथ? एक बार ही ये पेन इसकी बॉडी को टच कर गई तो वो 1 घंटे के लिए बिल्कुल मुर्दा हो जाए। वो सुन भी सकती होगी पर इसके अलावा कुछ भी करने से महरूम हो जाएगी। फिर चाहे तुम इसको डंडे सोटों से मारो। चलो, मैं भी निकलूं। हाल, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो तुम इजी लोड? मीसम ने इसकी गाल पर लब रखते ईजल से उसे घूरा। तुम चलो हौजे, ज्यादा फ्री ना हो मेरे साथ, ओके? और मैं यहाँ तुमसे नहीं, आमिन से मिलने आई थी। अमन आज आ चुका है, फार्म हाउस में है, इसने कहा। तो एजल ने मोबाइल उठाया, किसी को मैसेज किया और मीसम की तरफ मुतवज्जो हुई, जो जान निसार करने वाली नजरों से उसे देख रहा था। शाहजहां ने उसे रूम में बुलाया था। लंबा सांस भरते वो रूम में दाखिल हुई तो शाहजहां को सोफे पर बैठे पाया। इसको सोफे पर बैठने का इशारा किया तो जाना सोफे पर अटकी। आज तक जो मैंने गुनाह किए, मुझे अपने गुनाहों पर पछतावा है। इन लोगों से माफी मांग चुका हूँ, अब तुम भी माफ कर दो, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, उन्होंने धीमी लहजे में कहा। तो जाना के दिल को कुछ हुआ। आपको माफ करना मेरे बस में नहीं। वो सदमेहरी से गोया हुई तो अजियत से शाजिम ने लब भेजे। जान, आप क्या सोच रही हो? क्या है आपके दिल में? एक बार बता तो सही। शाजिम समझते थे किसी को अपने दिल की हालत ना बताकर वो अंदर ही अंदर घुट रही है। मेरा दिल करता है मैं आपको जान से मार डालूं, लेकिन मेरे सीने में जो दिल धड़कता है ये मुझे मजबूर कर रहा है। मेरा दिल चाहता है आपको बख्श दूं, मगर फिर अपनी और इन मासूम लड़कियों की आहों का सोचती ही मेरी जान जाने लगती है। दिल जलता है, मन करता है इसी तरह आपके चीथड़े करके कुत्तों को नहीं पूरी दुनिया में फैला दूं, ताकि आप जैसे दरिंदों को सबक मिल जाए कि इन गुनाहों का
अंजाम कितना हौलनाक होता है। आंखों में नफरत ली वो पथरीले लहजे में गोया हुई थी। आपको पता है जब वो दरिंदा मुझे छू रहा था मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने सांप छोड़ दिए हो। मुझे लगा ये मेरा आखिरी दिन था, फिर मैं अपने बाबा को नहीं देख पाऊंगी। जानते हैं मैं उस अजियत भरी रात के बाद पत्थर हो गई डैड, मगर आपके लिए जो प्यार था वो कभी कम नहीं हुआ। काश मैं उसी दिन मर जाती तो इतनी अजियत तो ना मिलती कि मेरी माँ ही नहीं, मेरी माँ ही हमारी दुश्मन थी। मर जाती तो ये मालूम तो ना होता कि मेरी बाप मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शता था। मैं मर जाती तो अच्छा था। सांस लिए बगैर पागलों की तरह अपने बाल नोचते वो बेहाल सी घुटनों के बल जमीन पर गिरी। मुझे माफ कर दो जान, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। उन्होंने आंसू जब्त करते कांपते लहजे में कहा। जब्त करती जाना के आंसू गाल पर बहने लगे। काली सुर्ख आंखें उठाकर इनकी जानिब देखा। शाजिम के दिल को कुछ हुआ। बाबा मेरा क्या कसूर था? इनके घुटने से लगती वो धारें मार कर रोने लगी। उसे दुख अनजाने बाप की तकलीफ का था या अपनी इज्जत का? वो दोनों ही इसके लिए इज्जत जरूरी थे। इसकी आवाज़ें, इसकी आंसू ऐसे कहर बनकर शाजिम की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर खड़े हाजिम, शानजे, ईजल और मीसम की आंखें बेसाख नम हुई। कितना बदनसीब था, अब इतनी प्यारी बेटी को वो दुनिया भर की अजीतें दे चुका था। जिन बेटों को लोग सर आंखों पर रखते हैं वो इन्हीं दो कौड़ी का बना गया था। मेरा कसूर था कि मैं बेटी थी या खूबसूरत थी। बाबा मैंने कभी सोचा ना था कि मुझे बर्बाद मेरे अपने बाबा करेंगे। इससे अच्छा होता आप मुझे मार डालते, लेकिन इस कदर दर्द तो ना देते कि मुझे खुद से नफरत होती है। जब जब उस शख्स का लफ्ज़ अपने जिस्म पर महसूस होता है, मन करता है इस हिस्से को नोच कर इस दरिंदे का लफ्ज़ खुद से दूर कर दूं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमारे जीने या मरने से। वो आंसू साफ करती वहां से उठी कि अचानक से बहुत सी गाड़ियों के टायरों की चरचराहट सुनाई दी और वो सब एकदम अल्टर हुए। पुलिस की वैन खान प्लस के बाहर आ रुकी। मिलिट्री ने खान प्लस को चारों ओर से घेर लिया था कि कर्नल ने माइक लेते ही इनको सरेंडर करने का कहने लगा। बादशाह, हमने चारों ओर से तुम्हें घेर लिया है, अपने बिल से निकलो बाहर। बेहतर है सरेंडर कर दो, बख्श दिए जाओगे वरना यही तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। कर्नल की आवाज़ सुन शाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। उधर शहाब भी खान प्लस में दाखिल हो चुका था। नक्शे को देखते वो सीधा शाजिम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि कर्नल की आवाज़ सुन वो चौंका। शाजिम के रूम का दरवाज़ा खुला था। सारा खान प्लस मौत से सनाटों की जद में था। यकीनन वो सब शाजिम के रूम में मौजूद थे। शाइंसा हाजिम के साथ निकलो और खबरदार जो तुमने कोई चालाकी की। वो वार्न करती नजरों से शानजे को देखती, गन्स में बिलट चेक करती बाहर को बढ़ी। शाजिम भी गहरी सांस भरते उठे। सालों बाद मौका मिला था अपने पुराने रूम में आने का। इनकी खुशी की इंतहा ना थी। चलो शाजो, ईजल के बटन दबाते वो बेड साइड पर हुआ और नीचे से जमीन सिरक की। वहां पे सीढ़ियां देख हाजिम ने शाइंजा का हाथ पकड़े आगे किया, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिली बल्कि ईजल को घूरने में मसरूफ थी। तुम पागल हो भला? मैं अपनी बहनों को छोड़कर जाऊंगी, वो भी तब जब वो मुसीबत में है। इसका हाथ झटकते वो गरगाई। हाजिम ने परेशानी से उसे देखा। वो इतनी कमजोर थी कि एक पंजा लगने से भी जमीन बोस हो जाती। शाहादत जिसामत देखो, अपनी हरकतें देखो। बच्चे चले जाओ, मीसम ने कहा तो नफी में सर हिलाती ईजल के साथ बाहर को भागी। सर लगता है इन्हें इज्जत रास नहीं। इंजट नैना ने भुन कर कहा कि ऐन इसी वक्त जाना ने मास्क लगाए खान प्लस से कदम बाहर रखे। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, काली आंखों में नफरत लिए वो तंजिया मुस्कुराहट से बाहर आती वहां मौजूद काफी लड़कों का दिल धड़का गई। इसके पीछे ही शाजिम, एजल और शानजे निकले। इनके बाहर आते ही सब इन पर बंदूकें तान चुके थे। इसे इज्जत की बात मत करो लड़की, इतनी इज्जत तुम्हारी इस दुनिया में नहीं जितनी मेरी इस इलाके में है। शाजिम ने रोबदार लहजे में कहा। इन्हें जरा बराबर फिक्र या डर नहीं था इनसे। सरेंडर कर दो बादशाह वरना बेमौत मारे जाओगे, कर्नल ने कहा तो शाजिम ने तमस्कराना नजरों से उसे घूरा। इतनी तुम्हारी औकात नहीं कर्नल कि तुम मेरे बाबा को छू भी सको। शानजे आगे
آتے کہا تو جانا نے اسے گھورا. فائرز بوائز. کرنل دھڑک اچانک فضا میں دھواں پھیلنے لگا. وہ گولیوں کی بوچھار شروع کر چکے تھے. وہ بھی اپنی گنز نکالنے مارنے میں مصروف تھے. ہر طرف گولیوں کو شور تھا. شازم کے آدمی بھی مقابلے میں شامل ہو چکے تھے. کئی جانیں قربان ہو رہی تھی لیکن وہاں کسی کو پرواہ نہیں تھی. اسی صدا میں آئینے نے شازم کو دیکھتی فائر کیا. وہ جو دوسروں پر نشانے لگانے میں مصروف تھی, جانا نے اسے وہاں سے دھکا دیا لیکن وہ گولی جانا کے کندھے کو چیرتی اندر گھسی. وہ پھر سے چھپی تھی. بار بار فائر کرتے وہ دوسری جگہ جانے لگی کہ شازم نے ایک آئینہ کے دل پر نشانہ باندھا اور فائر کر دیا کہ وہ تڑپتی زمین بھوس ہوئی. جانا شائنزہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی مگر جانا نے ہاتھ اٹھاتے اسے منع کیا اور اس کا بازو کھینچ کر شازم کو اشارہ کرتی پلس کے اندر بھاگی. انہیں جلد نکلنا تھا یہاں سے کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی پلس میں بم فٹ کر چکے تھے. میسم اور حازم بھی اس لڑائی میں شریک تھے. ایزل پلس کے اندر بھاگی. اس کے پیچھے ایک آدمی نے اس کا نشانہ باندھا کہ باہر سائڈ سے زوردار ضرب لگنے پر منہ کے بل گرا. اس کا نشانہ چک چکا تھا. وہ دونوں مختلف راستوں سے ہوتے شازم کے روم میں پہنچے. ایزل کو تھامے وہ خفیہ راستے کے اندر جانے لگے. چھوڑو مجھے, جان اکیلی ہے, اسے میری ضرورت ہے. ایزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا. مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے, سمجھی تم, اب چلو. وہ اسے بازو سے گھسیٹے. وہ سختی سے گویا ہوا اس وقت ذرا سی نرمی بھی ایزل کو شیر بنا سکتی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غیر معمولی سے سانس پر اندر جاتے شازم مڑے. سامنے حشام کو دیکھ وہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ گئے. بہت جی لیا تو نے, میں تیری موت لکھنے آیا ہوں. اس نے اچانک ہی گان نکال کر شازم پر فائر کرتے کہکا لگایا. یو باسٹر. شازم دھڑائے اور اس پر فائر کرنا چاہا لیکن شہاب نے ایک فائر ان کے دماغ پر کیا کہ پیچھے سے آتی جانا کا دل زور سے دھڑکا. شازم کو گولی لگتے دیکھ وہ دونوں اس آدمی پر چھپٹے. شازم نے ٹانگ مار کر گن اس کے ہاتھوں سے گرائی اور جانا نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے مکہ جڑنا چاہا لیکن اس کا چارہ دیکھ اس کا ہاتھ بیچ میں رکا. حیران تو شہاب بھی تھا. جانا, اور یہاں تم بے غیرت انسان. شازم نے اس کی سر پر گن مارتے کہا. جانا نے ایک پنج اس کے منہ پر دے مارا. وہ گھبرا گیا. اسے وہاں دیکھ جانا کے دور ہوتے وہ وہاں سے بھاگنے لگا کہ پاکٹ سے ایک انجیکشن نکال دے. جانا نے اس کی جانب پھینکا جو اس کی کمر میں جا لگا لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا. بابا. آمنہ کی رینگی ہوئی آواز سن شازم نے آمنہ کو دیکھا جو صحیح سلامت تھی, بس سر پر پٹی بندھی تھی. آمنہ کو جب امن نے پیچھے کیا تب ہیل کی وجہ سے وہ پھسلتی نیچے گری تھی لیکن بالوں میں موجود وہ پین اس کے بالوں سے نیچے آتی اس کے کندھے پر چبھی جس سے نہ تو وہ بول پا رہی تھی نہ جسم کو حرکت دے پا رہی تھی. وہ بس سب کا رونا چیخنا سن رہی تھی. اس طرح چوٹ ضرور لگی تھی مگر وہ زندہ تھی. جب وہ ہوش میں آئی تو ہاسپٹل میں تھی. پتہ چلا تھا کہ میسم نے اس کی جگہ کوئی اور لڑکی لاش رکھ دی تھی اور کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے کی خبر نہ تھی سوائے میسم نے. باہری گولیوں کا شور تھا. آمنہ نے کسی خاشتے کے زیر اثر شازم کی گردن پر ہاتھ رکھے نس چیک کی جو بالکل صاف تھی. وہ ایک دم پیچھے ہوئی. مجھے معاف کر دو جان, پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے. معاف کر دو اس سے پہلے کہ میں گنہگار ہی مر جاؤں. اس کی سماعت شازم کے لفظ ہوئے تو ایک آنسو بغاوت کرتے زمین پر گرا. وہ ان کے پاس بیٹھی آمنہ شازم ان سے لپٹی رو رہی تھی. ابھی تو انہیں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنی تھی. جانا کے سینے پر موجود دل میں درد اٹھا. میں نے آپ کو معاف کیا بابا. بھیگے لہجے میں نیم آنکھوں سے انہیں بے جان دیکھتے وہ ان کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. برسوں کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی. سینے میں تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ تینوں ہی زاروں کے تار رونے میں مصروف تھی. جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا, ان میں ماضی کی تکلیفیں, درد, دکھ, اپنوں کے ستم, چاہنے والوں کی بے اعتباری بھی, نہ لوٹ آنے والوں کا غم, وعدوں کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات.
छुपे होते हैं। वो तो थी ही हमजदी। सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो वो दिल पर हाथ रखते पीछे को गिरी। सांस जैसे सीने में अटकी हो, दिल पसलियों में सर पटक रहा था। इधर बम फटने में बस 5 मिनट बाकी थे। टाइम तेजी से गुजर रहा था। जान, क्या हुआ तुम्हें? हिम्मत करो मेरी जान, उठो, चलो, टाइम कम है। आमना उसे उठाने में मदद करो। आंसू साफ करते वो होश में आई। नहीं, इन्हें निकलना था यहाँ से। जाना ने इन्हें कांपते हाथों से चलने का इशारा किया। दिल पर हाथ रखते वो लहसते कांपते उठी। इसके साथ अपने रूम में जाते दीवार में 10 बटन दबाया कि दीवार 2 हिस्सों में बटी। जान, चलो, मैं तुम्हारी हेल्प। आगे वही हेली तैयार है। पीछे देख, भागो। वो मजबूती से दांत पीसकर बमुश्किल बोली। शांति ने नीम नजरों से इसकी हालत देखी और इसके कहे मतलब मुताबिक वो तीनों एक दूसरे के गले लगती अंदर भागी। जाना ने इस बटन पर फायर करते हमेशा हमेशा के लिए वो खुफिया रास्ता छुपा दिया। वो भागते भागते आलम शाह के पास पहुंचा जो हेली में इसी का इंतजार कर रहे थे। वो हेली में बैठता, पायलट ने इसके बैठते ही हेलीकॉप्टर उड़ाया। काम हुआ? आलिम शाह ने पूछा तो हिसाब ने साबत में हिलाया। इसकी सांसें उखड़ रही थी, इसका जिस्म फूलने लगा था। आलिम शाह की नजर इस पर पड़ी तो इनकी आंखें बाहर को उपलने लगी। हिसाब का करस्ती वजूद फूल फूल कर गुब्बारा बनता जा रहा था। बाबा, ये क्या हो रहा है? अजीब से निशानों पर फूलते वजूद को देख दर्द से फटते जिस्म से वो चीखा। इससे पहले कि वो जवाब देते कि इसका वजूद खतरनाक हद तक फैलते एकदम फट पड़ा। इसके जिस्म के साथ हेली के चीथड़े चीथड़े हुए हवा में लहराते जमीन पर गिरने लगे। वो गलत थे, मकार थे, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। इसने इस मखलूक की बात को नजरअंदाज किया था। एक गमजादी से इश्क करने चला था। नादान अनजान था वो। गमजादी तो खुद दुखों की मारी थी, किस्मत से हारी थी। इसकी जात से जुड़कर उसे एक ही चीज हासिल होनी थी। वो थी मौत, दर्दनाक मौत जो उसे मिल चुकी थी। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। वो चारों अभी तक नहीं पहुंचे। बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। टाइम नहीं बचा। मुझे जाने दो, मेरी बहनें, मेरे बाबा अंदर है। हाथ पांव बंधे दर्द से तड़पते वो दिल में उठती तकलीफ को महसूस करती झपझपटाई। इसका कोई अपना दर्द में था। वो बलक बलक कर रो रही थी। इसका दिल कह रहा था कि कोई अपना इससे दूर जा रहा है। इसकी हालत देख मीसम ने उसे सीने में भेजा। वो देखो, शांजे और आमना आ रही है। हाजिम ने शांजे को देख सुख का सांस भरते मुस्कुरा कर कहा तो एजल ने झट सर उठाते इनको देखा, लेकिन सिर्फ वो 2 ही थी। जाना कहाँ थी? शाजिब कहाँ था? उफ, जान, चलो ऊपर। आमना ने हेली के पास रुककर पीछे मुड़ते जाना से कहा, लेकिन उसे शदीद झटका लगा जब अपने पीछे किसी को मौजूद न पाया। इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। जान और बाबा किधर हैं? दिल में पैदा होते डर को वो झुंझुलाती एक आंख से इनकी तरफ देखने लगी कि अभी वो कहेंगी कि वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से खामोशी महसूस करके मीसम के सीने में मुंह दे गई। नहीं ना, इस बार नहीं। नफी में सर हिलाते शांति ने वापस कदम बढ़ाए कि हाजिम ने उसे पकड़ा और हली में फेंका। पटका, दिमाग चल गया है तुम लोगों का? चल, चुपचाप बैठो। इनकी हालत और इनकी खामोशी को समझते वो धारा। पायलट हेली हवा में उड़ाता आमना और शांति की साख सी बैठी आग को खान प्लस को अपने अंदर लपेटकर देख रही थी। आग वहां लगी थी मगर दिल इनके झुलस रहे थे। मौत से भी इश्क है, तुमसे भी प्यार है। मौत पर भी यकीन है, तुम पर भी इतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हम तो दोनों का इंतजार है। बाहर की तरफ बड़ी की तकलीफ की शिद्दत से जमीन बोस हुई। वह मुश्किल खुद को घसीटते वो शाजिम के पास पहुंची। इनके सीने पर सर रखते जैसे उसे सुकून आया। मेरा दिल करता है मैं कहीं बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊं, जहाँ ना कोई मुझे जानता हो और ना ही मैं किसी को जानती हूँ। और मेरी पिछली जिंदगी की यादाश्त तकल्लुफ हो जाए और मैं ऐसा महसूस करूं कि जिंदगी भी अभी शुरू हुई हो और फिर इस जिंदगी में कोई खजा ना आए, कभी कोई दुख ना हो। काश कल कोई बेटियों से भी इतना तो पूछे कि कभी कि मेरी प्यारी बेटी बताओ क्या दुख है जिसको छुपाने में यूं हलकान हो रही हो? क्या
چاہیے ہے جو ہم سے کہا نہیں جا رہا۔ آج اتنی خاموش کیوں ہے؟ یہ آنکھیں روئی روئی کیوں لگ رہی ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو آج میں یہاں اس حالت میں نہ ہوتی۔ بابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، وہ ان کے سینے پر سر رکھے ٹائم دیکھتی آنکھیں بھیج گئی۔ 2 سیکنڈ اور بم بلاسٹ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ جب بہت درد کی شدت برداشت سے باہر ہو جائے تو مر جانا بہتر ہے۔ بمشکل بولتے وہ درد سے تڑپنے لگی۔ درد شدت پکڑ چکا تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ شان سے ایزل اور آمنہ کو یاد کرتی اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی کہ ایک آخری آنسو پلکوں سے گرا۔ اس کی سانسیں تھمی، دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھتی ایک دم رکی۔ سفید شرٹ جو لہو لہان ہو چکی تھی شاہزم کے سینے پر سر رکھے وہ نازک غم زدی بے جان پڑی تھی، جو اپنی قسمت میں ہی غم لکھوا کر آئی تھی۔ اس کی حفاظت کرتے وہ خود کو بھول گئی تھی۔ باپ کے آغوش میں لپٹی وہ پری حقیقت میں ایک رانی تھی، ملکہ تھی، اندھیری نگری کی خوبصورت رانی تھی، جس کی قسمت درد و وحشت آنکھ کا پانی تھی۔ نہ لبوں پہ ہنسی، نہ کہکے کی وہ عادی تھی، تن تنہا معصوم دلوں کی رانی تھی، غم زدہ بقول خود گل رائٹرز۔ 15 سال بعد یہ تھی ایک غم زدگی کی کہانی۔ وسیع رقبے پر بنی اس حویلی کے لاؤنج میں وہ سب چھوٹے بڑے صوفوں پر بزبان تھے۔ صوفوں کے درمیان سنگل سیٹر صوفہ پڑا تھا، جس پر وہ اپنی نیم آنکھیں صاف کرتے بولتے بولتے چپ ہوئے۔ چھوٹے پاپا وہ کیسی دکھتی تھی؟ ایزل اور میسم کی بیٹی جانا نے اپنی کالی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی بھیگے لہجے میں پوچھا۔ صوفے پر بیٹھے امن نے غمگین نگاہوں سے میسم کے ساتھ بیٹھی روتی ہوئی ایزل کو بلکتے دیکھا۔ میسم اور ایزل کی ایک ہی بیٹی تھی، جس کا نام انہوں نے جانا رکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں، اس کا انداز سب جانا سا تھا۔ مگر ایک چیز کو اسے جانا سے مختلف بناتی تھی اور وہ تھا اس کا شرارتی مزاج۔ حازم اور شائنزہ کی 2 اولادیں تھیں، مائزہ اور ہاورز۔ دونوں بلا کے سنجیدہ تھے، ایک دوسرے میں ان کی جان تھی۔ آمنہ اور امن کے 2 بیٹے تھے، سیم اور ولی۔ اس حادثے کے بعد کافی عرصے تک وہ تینوں چپ چپ سی رہتی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ میسم نے اپنا سارا بزنس امریکہ میں شفٹ کر لیا تھا۔ ایزل کی بیٹی پیدا ہوئی جو جانا جیسی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں اسے ہی جانا سمجھ کر دل کو بہلاتی، خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بڑھ گئی۔ وہ سب خوش تھی، لیکن دل میں آج بھی اس کی یادیں تھیں۔ لاکھ وہ ہنستی کھلکھلاتی، لیکن وہ خود ہی اپنے اندرونی کیفیت جانتی تھی کہ کیا گزرتی ہے ان پر۔ وہ سب ایک ساتھ بہت خوش تھے، مگر جانا اور شاہزم کی کمی ان کو ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی ان لمحوں کو یاد کرتے وہ رونے لگتی تھی۔ ایزل نے ضد کی تھی کہ اسے پاکستان جانا ہے، لیکن میسم کے ایک بار غصے سے منع کرنے پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ایک حسرت تھی کہ پاکستان جا کر اس کی خوشبو کو ان ہواؤں میں محسوس کر سکے، مگر اب ایسا ہونا ناممکن تھا۔ جانا کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ سب رات کے وقت گھوم رہے تھے کہ جانا نے دور سڑک پر کسی کا عکس دیکھا تو اس کی جانب چل دی۔ مائزہ نے اسے گھورا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ نہ مرد تھا نہ عورت۔ جانا نے ان کی نازک حالت دیکھ کر کہا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی بامشکل اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو بالکل اس جیسی ہے، خوبصورت، لیکن تیری قسمت الگ ہے۔ وہ خود بھی ظالم تھی، مگر تجھے ظالم خوبصورت پنجرے میں قید کرے گا۔ اس کی نیلی آنکھیں تیری طاق میں ہیں، اس کے روم تیرا منتظر ہے، اس کے خوابوں کی تعبیر ہے تو۔ وہ شخص تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ جب تیرے پاس کوئی نہ ہوگا تب وہ تیرا ہوگا، تیرے پاس ہوگا۔ عشق زادے کہلاؤ گے تم، تمہاری قسمت تمہیں عاشق بنا دے گی۔ کیا تھی اس نازک جانا کی کہانی؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلنی تھی، لیکن یہ تو طے تھا وہ جانا سے الگ تھی، لیکن اس کی قسمت الگ تھی، اس کی کہانی الگ تھی۔